स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। मेरे दोस्तों, एमएसएमई के हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को शानदार रिस्पांस मिला और उस सेशन को लोगों ने बहुत पसंद किया। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं सेशन 2, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि यूएस और कनाडा में हमारे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और सबसे पहले शुरुआत होगी वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री से मेरे दोस्तों, यूएसए। तो और यूएसए फॉर बिजनेस जब हम कहते हैं तो आखिरकार ये यूएसए नंबर 1 क्यों है मेरे दोस्तों? उसका कारण ये कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत स्टेबल कंट्री है। और जब हम बातचीत करते हैं नंबर 1 इकोनॉमी की, तो इसका मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी यानी पूरा का पूरा बिजनेस, चाहे वहां गुड्स सप्लाई हो रही हो चाहे सर्विसेज सप्लाई हो रही हो, माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 1 है ये कंट्री हर लिहाज से। और वो जो गुड्स हैं, वो जो सर्विसेज हैं, वो यहाँ पर कंज्यूम भी हो जाती है। एक ह्यूज कंज्यूमर बेस है और रिच कंज्यूमर बेस है जो वहां की प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने की ताकत रखता है। और जब आप बातचीत करते हैं इस तरीके के, तो नंबर 1 डेस्टिनेशन है ये इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। एफडीआई ज्यादा से ज्यादा आती है। मालूम है कि वहां की कंपनियां शानदार तरीके से काम करती हैं, और इसीलिए वहां पर जब भी आप एक लिस्ट देखेंगे कि फॉर्च्यून 100 टॉप 100 कंट्रीज की कंपनीज कौन कौन सी हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज कौन सी हैं, तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा नंबर जिस कंट्री का नजर आएगा वो यूएस से ही है। यूएस की ही कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां पर ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको नजर आएंगे कामयाब कंपनीज के, राइट। सो जब आप बातचीत करेंगे कि हमने वहां पर देखना भी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो भैया वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज आपको वहां पर मिलेंगी। किसी भी स्ट्रीम की बात कर लीजिए, कॉमर्स से जुड़ा हो, साइंस से जुड़ा हो, आर्ट से जुड़ा हो, तो भाई इंजीनियरिंग है, लॉ है या टेक्नोलॉजी है, वहां पर आपको यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटीज आपको वहां पर मिलती हैं। और इंडियन एक्सपोर्टर्स की अगर मैं बात करूं तो भैया वहां पर मेजॉरिटी जो हमारा आईटी की सर्विसेज है, बीपीओ की सर्विसेज है, वो ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे कि यूएसए में ही जाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर आप बात करेंगे, टीसीएस की, इन्फोसिस की, विप्रो, एचसीएल वगैरह, ये सारी की सारी कंपनीज का जब बिजनेस निकालोगे तो ज्यादातर उनकी जो एक्सपोर्ट्स है वो यूएसए में ही होते हैं। और मेरे दोस्तों, उस कंट्री की यही तो ताकत है, यही उसकी इकोनॉमी की ताकत है कि उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो भी पूरी तरह से स्टेबलाइज्ड है और पूरे वर्ल्ड में लीडर के रूप में देखी जाती है। आप कुछ कंट्रीज की बात करें जैसे कि यूएसए, तो यूएसए की जो करेंसी है उस करेंसी के बेसिस पर यूएई की करेंसी पेग होती है, यानी देखा जाए तो इसी की करेंसी के हिसाब से उसकी वैल्यू में बदलाव होते हैं, राइट। और फिर बात करें मॉडर्न होने की, डायनेमिक होने की, एवर चेंजिंग, लगातार कुछ नया करने की बात करें, तो आपको ये कंट्री नंबर 1 ही नजर आएगी। एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लीजिए तो आपको बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स वहीं पर नजर आएंगे। उसी जगह पर आपको नजर आएगा बहुत सारा पैसा, बहुत सारी इनोवेशन, बहुत सारी टेक्नोलॉजी। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, चाहे आप एप्पल की बात करें, अमेजोन की बात करें, आप चाहे टेस्ला की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो आपको जब सारे के सारे बड़े नाम वहीं पर नजर आएंगे तो आपको कि हाँ यार, वाकई ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक शानदार जगह है। वहां पर कैपिटल भी आसानी से मिल जाती है एंटरप्रेन्योर्स को। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो वहां पर जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार जाती है तो भैया वहां से जो पावर ट्रांसफर है बहुत ही इजीली हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वहां पर जो है टसल दोबारा से देखने को मिल रही है। तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी होने की, वहां पर अमेरिका का अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, राइट। सो अब जब आप देखोगे कि भैया बड़ी से बड़ी कंपनीज के सीईओज कौन है, तो भैया वहां पर इंडियन ओरिजिन के सीईओज के लिए एक स्पेशल लाइकिंग है। भैया आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, सत्या नाडेला, आप गूगल की बात करो, सुंदर पिचाई, उसी तरह से और बड़ी कंपनीज के नाम ले लीजिए, वहां पर फिर आपको इंडियंस नजर आ जाएंगे। तो ये एक स्पेशल लाइकिंग है, तो इसीलिए वो जो रिलेशन हमारे और उनके बीच में है वो भी एक गजब का रिलेशन है। अब हम चलते हैं कनाडा फॉर बिजनेस की तरफ कि कनाडा आखिरकार कैसी कंट्री है मेरे दोस्तों। कनाडा इज सेकंड टू नन। कहते तो कुछ ऐसे ही है कि कनाडा का जाने का बस ऐसा ही खेल है कि इंडियंस भर भर के वहां जा रहे हैं, वहां पर उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ होगा तभी तो लोग जा रहे हैं वहां पर, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी। तो जब हम बातचीत करेंगे यूएसए की, तो यूएसए अगर नंबर 1 है तो हम कह देते हैं चलो ठीक है भैया, कनाडा भी उससे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और उसके पीछे कारण ये है कि यूएसए और कनाडा बिल्कुल एक जैसे ही है भाई।
वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अगर ओपन बॉर्डर अगर हम देखें तो वो कनाडा और यूएसए का है। जैसे आप दिल्ली से हरियाणा जाना चाहते हैं तो भैया जितना आपको वहां पर समय लग रहा है, जितना हैसल वहां पर आने आए, उतना ही आपको हैसल इतना ही यहां पर लगना है। यानी आपको अगर कोई तकलीफ आ रही है दिल्ली से हरियाणा जाने में तो आप हो गया, अरे कहाँ आ रही है भाई, थोड़ी सी आपने ये बॉर्डर क्रॉस कर दिया, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो समझ लीजिए बिल्कुल वैसी ही ईज आपको वहां पर कनाडा से यूएसए और यूएसए से कनाडा जाने में नजर आ जाएगी। इतनी आसानी से हो जाएगा। और वहां पर हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन दीज टू कंट्रीज हो रहा है। कंट्री की अगर मैं बात करूं कनाडा की, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट जो है यूएसए की तरफ जाता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल यूएसए जैसा। इवन कंट्री कोड भी सेम है। यानी अगर आप बातचीत करते हैं यहां से बांग्लादेश कॉल करने की, तो भैया जैसे ही आप देखते हैं कॉल करते हैं अलग तो कंट्री कोड अलग हो जाता है। लेकिन यहां पर जब यूएसए में बैठे हैं तो भी सेम कंट्री कोड +1, आप कनाडा में बैठे हैं तो भी कंट्री कोड सेम, यानी +1 आपको नजर ही नहीं आएगा कोई फर्क। यानी आप कनाडा में बैठे हैं या यूएसए में बैठे हैं एक ही बात है। उसके बाद जब हम बातचीत करते हैं वो ये कि यूएस और कनाडा, इन सब के बीच, दो कंट्रीज के बीच एक जो ट्रीटी है वो बिजनेस की, वो जो सर्विसेज की, वो है नाफ्टा, राइट। पुराने समय में नाफ्टा मानी जाती, नाफ्टा जो है ये पॉपुलर था वर्ड, बाद में यूएसएमसीए में कन्वर्ट हो गई, कोई खास चेंजेस नहीं आए। लेकिन आखिरकार ये ट्रीटी है क्या, इस ट्रीटी के बेसिस पर जो भी कैनेडियंस हैं वो विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ वीजा सीधा जाके यूएस में काम कर सकते हैं। ये है कहानी। यानी आप दिल्ली से हरियाणा जाते हैं तो आपसे कोई पूछेगा, दिल्ली से आप मुंबई जाते हैं तो आपसे पूछेगा लाओ जी पासपोर्ट लाओ या वीजा लाओ, कुछ ऐसे पूछेंगे, नो आपको हो गया ये तो सेम कंट्री है भाई, ये क्या बात हुई। तो बिल्कुल उतना ही वहां पर सीमलेस जो है कनाडा से यूएस और यूएस से कनाडा में जाना और आना और काम करना बिल्कुल इतना सीमलेस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना सिंप्लीफाइड है, एग्जेम्प्टेड है हमारी ड्यूटीज कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरी कंट्री में हो। सेम टाइम जोन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यूएस में भी उसी समय पर काम कर रहे हैं और कनाडा में भी उसी सेम टाइम जोन में हैं आप, कोई टाइम जोन भी वहां पर डिफरेंस ऐसा क्रिएट नहीं करता। तो जब कनाडा की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल यूएसए जैसा ही, राइट। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज की बात करो तो दोनों कंट्रीज के बीच में रोड, रेल, वाटरवेज, एयर पूरी तरह से बिल्कुल कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने कहा दिल्ली से हरियाणा जाना है तो भैया रोडवेज बिल्कुल तैयार है, वहां पर रोड या रेल हो या वाटरवेज हो भैया बिल्कुल इसी तरह से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। वहां पर ऐसा नहीं कि कोई बॉर्डर लेके मिलिट्री बैठे, भाई मिलिट्री नहीं है वहां पर बॉर्डर पे। तो कहने का मतलब ये इतना आसान है। तो जब आप यूएस की बात करते हो तो भैया यूएसए के बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो कंट्री कनाडा हो गई, राइट। इंडिया के स्टूडेंट्स की बात करो, इंडियन स्टूडेंट्स की बात करो तो उनके लिए तो फेवरेट कंट्री है कनाडा, राइट। आप बात करो डायनेमिक होने की, मॉडर्न होने की, तो भैया जहां यूएस से इतना डायनेमिक है ये भी उससे कुछ खास पीछे नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, इजी एक्सेस टू कैपिटल की बात करें तो कनाडा रैंकिंग 5 पर है। और भैया अगर रिसोर्सेज की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पर रिच इन रिसोर्सेज है। चाहे डायमंड की बात करो, जेमस्टोन्स की बात करो, गोल्ड, आप बात करो प्लैटिनम की, टाइटेनियम की, लिथियम की, एल्यूमिनियम की, तो रिच है पूरी तरह से, रिच रिसोर्सेज। बात करें अगर ऑयल रिजर्व्स की तो भैया रैंक्ड 3 इन द वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आती है। और जो इमिग्रेंट्स हैं वहां पर जाके आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज आपको इंग्लिश है, कोई यूरोपियन कंट्री की तरह आपको जर्मन जाके नहीं सीखनी या स्पेनिश जाके नहीं सीखनी, तो आपको इंग्लिश है। भैया इंडिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ाई जाती है तो लोग जो है इंग्लिश से थोड़े ऑलरेडी रूबरू हैं, तो आपको वहां पर कल्चर में भी बहुत ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं नजर आता जिसमें एडजस्ट होने में मुश्किल हो। बेसिकली यहां पर बहुत आसान हो जाता है लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पर। बिजनेस की बात करें तो बिजनेसमैन को हमेशा टैक्स रेट जो है वो सबसे पहले देखने होते हैं। तो वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं तो इट इज एज लो एज 10%। जी हाँ, तो इसीलिए एक शानदार डेस्टिनेशन है बिजनेसमैन के लिए। और जिस तरह से हमारे इंडिया में जीएसटी है वहां पर एचएसटी है, हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स, वो भी बहुत सीमलेस तरीके से चलता है। और बैंकिंग की बात करें भैया, फाइनेंस जो है वो एक लाइफ लाइन है हमारे बिजनेसेस की। तो भैया वो बिजनेस में जो फाइनेंस का आना जाना, पैसे का जमाना, उसमें बैंक्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और अगर पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात करें और उसमें टॉप 11 बैंक्स की बात करें तो उनमें 5 बैंक्स कनाडा के हैं। और अगर आप इंडिया से कनाडा जाना चाहते हैं तो भैया वहां पर आपको सबसे पहले ईज ऑफ वीजा जो है बिजनेसमैन के लिए
उसके नंबर की बात करूं तो ये नंबर 1 कंट्री है। यानी बिजनेसमैन के लिए कनाडा जाके बिजनेस करना इज वेरी वेरी इजी, नंबर 1 कंट्री है वहां के लिए। और दूसरी बात ये भी, जब आपको बैंक्स की बात आती है तो आपको फंड ट्रांसफर की बात आती है, तो आपको अगर कनाडा में ऑपरेट करना है तो आपके इंडियन बैंक्स भी वहां पर मिल जाएंगे, वहां पर आपको आईसीआईसीआई की ब्रांचेस मिल जाएंगी, वहां पर एसबीआई के ऑपरेशंस आपको मिल जाएंगे। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर अस, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं यूएसए और कनाडा की, तो भैया एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। किस चीज के लिए एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज? बिजनेस की ग्रोथ के लिए। अगर आप इंडिया में बैठे हैं और आपको ग्रो करना है, आप चाहते हैं कि मैं यहां से इंडिया में ग्रो करूं, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने विजिटिंग कार्ड में दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं इंडिया में भी काम करता हूं, मैं कनाडा में भी काम करता हूं, तो भैया वो जो एक अलग एड्रेस है वो आपकी ग्रोथ को और बढ़ा सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यूएसए में भी और कनाडा में भी, राइट। सो अगर मैं कनाडा और यूएसए की आपस की बात करूं तो कनाडा और यूएसए का मैप आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। ये जो डार्क लाइन आपको नजर आ रही है, बॉर्डर है, मिलिट्री लेस बॉर्डर है। तो बिजनेस हो, एम्प्लॉयमेंट हो, स्टडीज हो, कनाडा से यूएस जाना इज वेरी 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 इजी। तो यानी अगर कोई लोग कहते हैं कि भाई यूएसए जाना है, तो भैया उसकी एक बैकडोर एंट्री है, कनाडा जाओ, वहां से यूएस को पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा, क्योंकि कैनेडियंस को जो है यूएसए का कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है। और उसके पीछे रीजंस है, उसके पीछे जो रीजंस है वो यूएसएमसीए ट्रीटी है। पुराने समय में से हम नाफ्ता बोलते थे, राइट। बाद में ये यूएसएमसीए बन गई। तो 90s की बात करूं तो उस समय ये नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, और जुलाई 1 को 2020 के दिन इसे नया नाम दे दिया गया यूएसएमसीए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। अब इस पूरे की पूरी ट्रीटी में भैया मार्केट सबके लिए ओपन है, पूरी तरह से गुड्स और सर्विसेज पूरे नॉर्थ अमेरिका में। यानी आप कनाडा से अगर जाते हैं यूएसए, तो आपके लिए पूरी तरह से ओपन है। आपने बिजनेस करना है, आपने जॉब करनी है, सब कुछ ओपन। इन्वेस्टमेंट करने हैं, वो बैरियर्स हटा दिए गए। गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट हो, हर कंट्री में आसान है बिल्कुल। तो इंपैक्ट इसका कुछ ऐसा है कि जो बिजनेस की ग्रोथ है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, उसका नंबर 90 से लेके 2022 तक आते आते आप देख रहे हो कि ये कितने मल्टीपल्स में बढ़ गया। यूएसए के एक्सपोर्ट्स अपने इन पार्टनर कंट्रीज में $165 बिलियन से बढ़कर $680 बिलियन हो गए। इंपोर्ट्स यानी वहां से जो खरीदा गया $178 बिलियन से बढ़ के $891 बिलियन पहुंच गया। ये केवल मर्चेंडाइज की बात आपके सामने रखी जा रही है। सर्विसेज की बात करूं, $38 बिलियन से लेके $109 बिलियन यूएसए एक्सपोर्ट्स हो गए। यूएसए ने इंपोर्ट कितना किया उन कंट्रीज से? 27 बिलियन से $83 बिलियन पहुंच गया। तो टू वे इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो भी इसी तरह से बड़े लेवल पर इंक्रीज हुई है। यानी इस बिजनेस के होने के कारण वो बता रहे हैं कि उनके बीच कितनी अच्छी जेलिंग है, कितना आसान है वहां पर बिजनेस करना, तभी तो ये नंबर इतनी तेजी से ग्रो किया, राइट। तो अगर मैं कनाडा की बात करूं, कैनेडियंस की बात करूं, तो उनके लिए वहां पर बिजनेस एक्टिविटीज करना, प्रोफेशनल लेवल पे काम करना, दैट इज वेरी वेरी इजी, क्योंकि वहां पर कोई वीजा की जरूरत नहीं है, राइट। आपको ट्रीटी जो नाफ्टा थी, ट्रीटी नाफ्टा, यानी उसे टीएन के रूप में बोला जाता है, और टीएन वीजा एक रिक्वायर्ड होता है। लेकिन टीएन वीजा जैसे आपको मिल गया तो आप कहेंगे क्या कि अब जो है आपको कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी है प्रोफेशनल लेवल पर, आप यूएसए जाना चाहते हैं, किसी भी तरह की और कोई वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्सुलेट पे जाके आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया आपने कहां जाना है, क्या जाके काम करना है, आप बस बताओ जी हम कैनेडियन है। आपके लिए वहां पर रास्ते खुले हुए हैं। आपको सीधा सीधा एक बताना है काम कि भैया मैं कैनेडियन हूं। आपको कैनेडियन पासपोर्ट दिखाना है, और जैसे ही होगा कोई बॉर्डर पर रोक टोक नहीं होगी, सीधा क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। कोई फ्लाइट इंस्पेक्शन, प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन नहीं होने वाली, कोई बॉर्डर पर रोका नहीं जाएगा। यानी आप देखिए कि कितनी आसानी से किसी कैनेडियन को यूएस में एक्सेस मिलता है। न सिर्फ एक्सेस बिजनेस पे करने का, न जॉब करने का। आप सोचिए बस इतना ही, नो, ऐसा नहीं है। वहां पर आप जाकर लोन लेना चाहते हो, आप बताइए, देखो जी मेरी कैनेडियन क्रेडिट हिस्ट्री ये है, यानी कनाडा के बैंक्स में मैंने अगर कोई लोन लिया तो उसको सही समय पर वापस कर दिया, मेरा क्रेडिट स्कोर ये है। तो कैनेडियन क्रेडिट हिस्ट्री यानी आपका कनाडा का जो क्रेडिट स्कोर है, दैट इज एप्लीकेबल इन यूएसए। वो ये नहीं कहेंगे जी आप तो दूसरी कंट्री से आए हो तो आपको लोन के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, मिड टर्म लोन चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, आपको फ्री रिन्यूअल्स मिलते हैं वहां पर। तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से मल्टीपल यहां पर फैसिलिटीज मिलती है। आप
एज अ कैनेडियन वहां पर बाय कर सकते हैं प्रॉपर्टी, आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, आप टूरिस्ट अगर बन के जाना चाहते हैं, बिजनेस ट्रैवलर के रूप में जाना चाहते हैं तो विजिट विदाउट अ वीजा। बस ये बताइए जी मैं तो कैनेडियन हूं, यानी आपके अगर बच्चे वहां पर पढ़ना चाहते हैं तो बीइंग अ कैनेडियन वहां पर बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, यानी आप कनाडा में रहते हैं लेकिन आपके बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं, वो भी आसानी से, राइट। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है। एडिशनल बेनिफिट ये कि कनाडा में आपको फ्री हेल्थ केयर मिल रही है, वेरी स्ट्रिक्ट गन लॉज आर देयर, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना एस्टैब्लिश्ड है कि आपको लगेगा कि यार मेरे पास अगर कभी गाड़ी नहीं भी है तो वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी जिस तरह से इंडिया में स्ट्रांग है वहां पर भी आपको स्ट्रांग एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल जाता है। और आप ब्रैम्पटन चले जाइए, ओंटारियो में, आप सरी चले जाइए, ब्रिटिश कोलंबिया में, आपको लगेगा अरे मैं तो इंडिया में हूं, क्योंकि मल्टीपल इंडियंस आर लिविंग देयर, राइट। सो अब हम चलते हैं वीजा की तरफ कि कनाडा का अगर वीजा लेना है तो क्या ले। तो मेरे दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे वीजा के बारे में बताऊंगा जिसकी बहुत कम नॉलेज होती है लोगों को, जो लोग बहुत कम इसको अप्लाई करते हैं, और ये एक ऐसा वीजा है जो कि सबसे ज्यादा फेवरेबल है फॉर बिजनेसमैन। मैं आज आपको आईसीटी के बारे में सबसे पहले बताऊंगा, और भी टाइप्स ऑफ वीजा के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये वो वीजा है जिसके अंदर हमारी मास्टरी भी है, और ये वो वीजा है जो बेसिकली आपको वो स्किल सेट चाहिए होता है इसके लिए, आपके एप्लीकेशन के लिए, वो हम आपके लिए सर्विसेज लेकर के आते हैं, और हर कोई इस वीजा में आपको गाइड नहीं कर पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम इसके अंदर इतने एक्सपर्ट हैं कि हम आपको बताएंगे कि पूरी तरह से लीगल है, इजी प्रोसेस है, इकोनॉमिकल है। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो क्वालिफाई करती हैं और हमारा फेवरेट बनाती हैं आईसीटी को। और मेरे दोस्तों इसको एप्लीकेबल कराने के लिए, आपको ये वीजा दिलवाने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, हम करेंगे क्या? आपको करवानी पड़ेगी एक क्रिएशन ऑफ एन एंटिटी इन कनाडा, यानी आप एक फॉरेन बेस्ड कंपनी बनाएंगे। आपकी मान लीजिए यहां पर इंडिया में कोई कंपनी है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे आपके पार्टनरशिप है, चाहे आपकी कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, आपकी वहां पर सब्सिडरी ओपन हो जाएगी, यानी आपका वहां पर बिजनेस क्रिएट हो जाएगा, एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगी, और जैसे ही आपकी वहां पर ब्रांच क्रिएट होगी आपको आईसीटी का स्टार्टअप वर्किंग परमिट मिल जाता है। वहां पर 1 साल का बिगिनिंग में मिलता है, जिसे 5 से 7 साल के लिए रिन्यू करवाया जा सकता है, और उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है 1 साल के बाद। तो ये जो आईसीटी वीजा है इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हम आपके लिए शानदार तरीके से पूरी करेंगे, और इसकी वीजा की एडवांटेजेस सुन लीजिए जो आपको बाकी वीजा में नहीं मिलती। ये एक फेडरल बेस्ड वीजा है, यानी आपको अगर इस आईसीटी का ये वीजा मिल जाता है तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक ही प्रोविंस में जाके सेटल होना है और वहां पर इतने समय तक रहना है, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधा वहां जाइए और जिस जगह भी कनाडा में आपने जाना है वहां जाके आप बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आपके बच्चे वहां पर पढ़ सकते हैं। आपने स्टेट को यानी उस प्रोविंस को चेंज करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आपने अपना ऑफिस बनाना है, रेजिडेंस बनाना है, स्टडी करना है इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, देयर इज नो रोक टोक। भैया कोई रोक टोक नहीं है, जहां मर्जी जाओ। कोई बिजनेस की मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि कई लोगों के लिए चैलेंज बन जाता है, आईएलटीएस का एग्जाम ही नहीं देना, वो इंग्लिश टेस्टिंग का एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट का इवैल्यूएशन नहीं होना, आपका कोई एज बार नहीं है, यानी हमने जो है 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी आईसीटी वीजा अवेल करवाया है, वो केसेस भी हमारे पास आए, राइट। तो कहानी यहां पर यह है कि जो बाकी वीजाज के अंदर कहीं ना कहीं एक चैलेंज आ जाता है, वो चैलेंजेस यहां पर नहीं है। यहां पर वो सारे के सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाते हैं कि बिना मिनिमम इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी ऐसी रोक टोक के कि भाई आपको एक ही प्रोविंस में रहना पड़ेगा। भाई जहां मर्जी जाइए, जहां मर्जी ऑफिस बनाइए, बिजनेस कीजिए, रेजिडेंस बनाइए, स्टडी करें आपके बच्चे, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंग्लिश का आपका टेस्ट नहीं है, उस स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, और भाई सबसे बड़ी बात कि आपकी एज रिक्वायरमेंट जो है वो यहां पर रास्ते में नहीं आती। आपको लगेगा जी ये तो बिजनेस बहुत ही बढ़िया हो गया, हमारा बिजनेस वहां पर स्टार्ट हो गया, अब क्या हमारी फैमिली भी वहां पर सेटल होगी? यस, इस आईसीटी वीजा में आपकी वीजा जब हो, आपका एप्लीकेशन जब जाता है तो आपके होल फैमिली के लिए जाता है। आपके स्पाउस यानी आपकी
आपकी धर्मपत्नी या आपके हस्बैंड, राइट, उसे स्पाउस कहते हैं। तो वो स्पाउस को एक जो है पूरा एक परमिट मिल जाता है ओपन। और ये ओपन वर्क परमिट का मतलब ये है कि आप खुद मेन एप्लीकेंट है और आपके स्पाउस चाहे तो साथ में उसके बेसिस पर वर्क कर सकते हैं। 22 साल तक के अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी सीधा परमिट मिल जाता है, सीधा वीजा मिल जाता है उनको, वो वहां जाके पढ़े कुछ भी करें भैया, बहुत ही शानदार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बिजनेसमैन के लिए खास कर क्या होती है कि जो उसके फंड्स हैं वो कैसे ट्रांसफर होंगे, वो पूरा सीमलेस प्रोसीजर है। आपकी जितनी यहां पर नेटवर्थ है उससे 4 गुना आप जो है वहां पर कैपिटल लगा सकते हैं आउटसाइड इंडिया। माय डियर फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए कि जिनकी एनुअल एवरेज टर्नओवर पिछले 3 साल की अगर 2 से 3 करोड़ के बीच में भी है तो माय डियर फ्रेंड्स उनको भी ये वीजा मिल जाता है। इतना शानदार है ये, राइट। और सबसे बड़ी बात ये कि आप कहते हो जी मेरी तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैं अकेला मालिक हूं अपने बिजनेस का, तो क्या मेरे लिए भी है? यस। आपको जी हम 2 पार्टनर्स है कि हमारे लिए है? यस। आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, डजंट मैटर। आपकी वहां पर कंपनी का क्रिएशन करना, आपके बिजनेस की शानदार जो भी आपकी पोजीशन है वो दिखाना, वो सारे के सारे काम दैट इज बीइंग डन बाय अस, राइट। तो आपकी सब्सिडरी वहां पर बन जाती है 100% सब्सिडरी, और आपको वहां पर किसी कैनेडियन को उस कंपनी में कोई डायरेक्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके अकेले डायरेक्टर रहते हुए भी अपनी उस सब्सिडरी को यहां बैठ के भी चला सकते हैं, उसके बाद वहां भी पहुंच सकते हैं, राइट। अब उससे अगली कहानी, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में लगते हैं 5 से 6 महीने। कई ऐसे भी केसेस हुए जहां पर 8 हफ्ते के अंदर हमने केस करवा दिए, अपने आप हो गए, ठीक है, ये तो प्रोसेस है, राइट। 8 हफ्ते के अंदर वो केस हो गया, तो 5 से 6 महीने जनरली लगते हैं। तो अब कहानी यहां पर ये आती है कि आईसीटी इतना शानदार वीजा है, लेकिन इस वीजा के लिए जो आईसीटी की बात बताई मैंने, इसके लिए करवाने के लिए स्पेशल स्किल जो चाहिए वो आपको हमारे पास जरूर मिलेगा, राइट। उसके अलावा मैं कुछ और वीजा के बारे में बता देता हूं, जैसे कि स्टार्टअप वीजास। 3 तरह के स्टार्टअप वीजा हैं जिसमें एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स हैं, और अगर वो एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स जो डेजिग्नेटेड है, जिनके नाम वहां पर दिए हुए हैं, अगर वो $75,000 मिनिमम 75,000 कैनेडियन डॉलर्स जो डॉलर्स हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो आपको ये वीजा मिल जाता है। वहां पर बिजनेस के इंक्यूबेशंस बने हुए हैं, जैसे कि यहां पर इंक्यूबेटर्स हैं, वहां पर अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके प्रोग्राम में तो भी आपको वीजा मिल जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट अगर आपके बिजनेस में $2 लाख लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं मिनिमम, तो आपको वेंचर कैपिटल फंड्स वाला वीजा मिल जाता है। इसके बेसिस पर आपको स्टार्टअप वीजा मिल जाता है। इसके अलावा एक पीएनपी प्रोग्राम है जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोविंसेस हैं, तो अलग अलग प्रोविंस के पास अपनी ये ताकत है कि वो अपने अलग अलग रूल्स बना सके, राइट। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोविंस जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो वो कहते हैं जी आप हमारे पास आओ, कम से कम आपको हमारे यहाँ पर 2 साल रहना पड़ेगा, 2 साल यहाँ पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको ये पीआर फाइनल दे देंगे। तो ये प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स होते हैं। दिस इज अनदर टाइप ऑफ वीजा, राइट। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, उसमें आपसे ये कहा जाता है कि आपको यहाँ पर बिजनेस खोलना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको इतने लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, इतने टाइम तक आपको काम करना पड़ेगा, ये जो आप काम करोगे उसकी ऑडिट होगी, उसके बाद ही आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है फाइनल करके देंगे, और फिर आपको वहां से पीआर वहां पर मिलती है। तो ये था पीएनपी। फिर एलएमआईए की बात करूं, एलएमआईए बहुत जगह देखने को मिलता है कि लोग जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि एलएमआईए के लिए उस कैनेडियन एम्प्लॉयर का जेन्युइन होना बहुत जरूरी है। तो जब भी एलएमआईए के लिए जाना चाहें तो ये इंश्योर करें कि वहां पर जो एम्प्लॉयर है वो जेन्युइन एम्प्लॉयर है, और आपके एप्टीट्यूड और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही वो आपको वहां पर जॉब दे रहा है, और आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वहां से पूरी होती है। ये अगर जस्टिफाई नहीं करता तो एलएमआईए का फायदा क्या, राइट। तो एलएमआईए के लिए बेसिकली होता क्या है कि जो कैनेडियन बिजनेसमैन है उसको जरूरत होती है एक अच्छे स्किल सेट वाले एम्प्लॉइज की। तो वहां पर सबसे पहले उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है जी, आप हायरिंग अगर करेंगे तो पहले कनाडा में करिए। वो कनाडा के अंदर हायरिंग करने के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, और वो एडवर्टाइजमेंट जब जाएगी तो वो चेक किया जाएगा कितने लोग आए, कितने लोगों के इंटरव्यूज हुए, यानी एक जेन्युइन तरीके से वो ढूंढेगा कि वहां पर उसे कोई एम्प्लॉय मिल जाए। अगर उसे वो एम्प्लॉय नहीं मिलता पूरी मेहनत करने के बाद, देन ही कैन लुक फॉर एनी फॉरेन वर्कर। तो फिर वो जो है क्या कहेगा कि मेरी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो कनाडा में पूरी नहीं हो पा रही, तो मुझे कोई फॉरेन वर्कर चाहिए। अब वो व्यक्ति जो है एलएमआईए के लिए अप्लाई करेगा कि मैं एडवर्टाइज करता हूं कि अब मेरे पास जो है
किसी विदेश से जो है लोग आकर काम करें। यानी बेसिकली अब वो आपको क्या कर सकता है कि हाँ मैं इस एम्प्लॉय को रखना चाहता हूं, तो आप केवल उसी एम्प्लॉयर को चुने जो वाकई आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली हो, जो वाकई आपके एक्सपीरियंस का वहां पर एप्लीकेशन हो पाए। केवल उन्हीं एम्प्लॉयर्स के पास ही आप LMIA लेकर जाइएगा, राइट। तो ये थी कहानी सारी की सारी किसकी, कनाडा के वीजाज की। और अब हम चलेंगे उन वीजाज की तरफ जो कि यूएसए में चलते हैं। तो L1 EB1C के बारे में बात करेंगे। तो L1 वीजा बेसिकली वही है जो हमने ICT के बारे में बात की। यहां पर भी क्या किया जाता है, आप यूएसए में एक कंपनी की सब्सिडरी खोलते हैं, वो जो खोलते हैं वो यूएसए की कंपनी बन जाती है, राइट। जैसे कि XYZ इंडिया है आपकी, तो वहां पर XYZ यूएसए बन जाएगी, राइट। तो अब यूएसए की वो कंपनी बन गई, आपने अपने वहां पर एम्प्लॉय को भेजना है। आप कहते हो कि मैं इसको इमिग्रेंट नहीं बना रहा, वहां पर मेरे बिजनेस को संभालने के लिए एक बंदा चाहिए। तो नॉन इमिग्रेंट वीजा जो फाइल किया जाता है उसके लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है वो है L1 वीजा। लेकिन L1 में भी दो तरह की है, L1A और L1B। L1A उन लोगों के लिए है जो कि मैनेजरियल लेवल, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पर जाते हैं, और कई बार जो खुद एम्प्लॉयर है वो भी L1 वीजा पर ही वहां जाके काम करता है। तो आपको जो है इनिशियली 3 साल के लिए, विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 7 इयर्स, L1 वीजा पे आपको वहां पर काम करना अलाउड है, राइट। L1B वीजा किन के लिए है, जो आपके बिजनेस की पेक्युलैरिटीज जानता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उस व्यक्ति को, केवल उसी के लिए L1B वीजा होता है। यानी मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर है जहां पर उस काम को करने वाले व्यक्ति के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, जनरल मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही। तो अगर वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला कोई व्यक्ति है तो वो L1B वीजा के बेसिस पर जाता है। ये भी इनिशियली 3 साल के लिए है और 5 साल तक इसकी एक्सटेंशन की जा सकती है। L1 वीजा में भी आप देखोगे कि ऐसा कोई नहीं कि इतनी आपको वेज देनी पड़ेगी, लेकिन जो भी यूएसए के अंदर स्टेट या फेडरल लॉज है मिनिमम वेजेस के, वो तो पूरे करने ही होंगे, राइट। एक बार ये L1 वीजा मिल जाता है तो L1 वीजा जिस व्यक्ति को मिला उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड यानी स्पाउस और अनमैरिड बच्चे जो हैं 21 साल तक के, वो भी साथ में जा सकते हैं। वहां पर जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं वहां के स्कूल्स और कॉलेजेस में। जो स्पाउस है वहां पर वो वर्क कर सकते हैं, उनको वो ऑथराइजेशन मिल जाता है, राइट। ये था नॉन इमिग्रेंट वीजा। लेकिन EB1C वीजा क्या होता है, जो कि इमिग्रेंट्स के लिए होता है, यानी वहां के लोग रहना चाहते हैं, वहां पर जाके काम करना चाहते हैं, ये EB1C वीजा उनके लिए है। इनकी रिक्वायरमेंट भी वही है कि बिगिनिंग में आपको क्या करेंगे कि आपका जो बिजनेस है वहां पर कम से कम 1 साल के लिए हो, राइट। और यहां पर जो ये मैनेजरियल और एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी के लिए लोग जाना चाहते हैं, ये भी उन्हीं के लिए है। इन दोनों को कंपेयर करें तो डिफरेंस मेन यही है कि L1 वीजा जो है वो नॉन इमिग्रेंट के लिए है, EB1C जो है वो इमिग्रेंट के लिए है। L1 वीजा से डायरेक्टली ग्रीन कार्ड आपको नहीं मिलता, उससे पहले EB1C के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद ग्रीन कार्ड के लिए डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। तो ये बेसिकली आपके परमानेंट रेजिडेंस के वहां के रास्ते बने, राइट। हम जब बातचीत करते हैं हम अपनी, तो हम बात करेंगे हमारे MSMEs की। तो MSMEs के लिए जो ग्रोथ इनेबलर्स का हम टैग लेके घूमते हैं, MSME स्पेशलिस्ट की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो हम आपके लिए यहां पर पूरी तरह से मौजूद है आपको इनेबल करने के लिए, ताकि आप अपने सपने जो है वो साकार कर पाएं। माय डियर फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत सारी शानदार सर्विसेज लेकर के आते हैं, MSME स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। और ऐसे ही नहीं, आपके लिए फॉरेन कंपनी में इनकॉर्पोरेशन करना है, कनाडा में, यूएस में, हम करेंगे। आपके लिए कंपनी की स्ट्रक्चरिंग करनी है, सब्सिडरी क्रिएट करनी है, एसोसिएट कंपनीज बनानी है, वो काम हम आपके लिए करेंगे। बिजनेस प्लान्स जो इसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं वो सबमिट करने होते हैं, चाहे आपकी स्टार्टअप हो, चाहे L1 के लिए हो, चाहे कोई भी लेवल के बिजनेस प्लान्स हो, वो सारे हम आपके लिए हेल्प करते हैं। बैंकिंग फैसिलिटीज जो है, सेटअप करना हो, फंड्स को लीगली ट्रांसफर करना हो, वो सारा का सारा काम हम करते हैं, हेल्प करेंगे हम आपकी उसमें। वीजा को लेने के लिए, ICT के लिए स्पेशलिस्ट हैं हम, स्टार्टअप के लिए आपकी हेल्प करेंगे। बेसिकली जो टॉप लॉ फर्म्स हैं, कनाडा की बात करें तो ग्रीन एंड स्पेगल वहां की टॉप लॉ फर्म है माय डियर फ्रेंड्स, हम उसके साथ काम करते हैं, जो कि जेन्युइनिटी को दिखाती है और सक्सेस रेट को दिखाती है। बिजनेस को एक्वायर करना हो, स्ट्रेटेजिक टाइप्स करने हो, अप्रूवल्स लेने हो, तो माय डियर फ्रेंड्स हम आपके पास यहां पर मौजूद हैं। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टअप्स के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड है, जो लाइन ऑफ क्रेडिट रिक्वायर्ड है, इंडियन सिक्योरिटीज के बेसिस पर, डिफरेंट एसेट क्लास के बेसिस पर,
तो माय डियर फ्रेंड्स वो फंडिंग हम आपके लिए लेकर के हेल्प करते हैं। उसके लिए डबल टैक्सेशन में गाइडेंस आपको देते हैं, एनुअल रिटर्न्स जो रिक्वायर्ड है वो फाइल करने में आपकी हेल्प करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ड्रॉबैक लगता है बहुत सारे एमएसएमईज को कि वो अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं कर पाते, उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते। माय डियर फ्रेंड्स वी हेल्प यू इन दैट आल्सो। सो माय डियर फ्रेंड्स हमारा ये सेशन आज जो कि यूएस और कनाडा के लिए था, ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज जो थी वो मैंने आपको बताई। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो अपॉर्चुनिटीज इन दुबई पर होगा। माय डियर फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही शानदार आई ओपनर सेशन होने वाला है, उसका इंतजार कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।